हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ मटेरियल कॉस्ट। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्टॉक लेवल्स का टॉपिक शुरू करवाया था, जिसमें हम लोग रीऑर्डर लेवल ऑलरेडी कर चुके हैं और मैंने आपको फॉर्मूला विद सेफ्टी स्टॉक और विदाउट सेफ्टी स्टॉक दोनों बता दिए। फिर हम लोगों ने बात शुरू की थी मैक्सिमम स्टॉक लेवल की, और मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना होना चाहिए। हमें अपनी कैपेसिटी डिसाइड करनी है, इसलिए हमें अपना मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना पड़ेगा। होमवर्क दिया था एक एग्जांपल के रूप में। मुझे उम्मीद है कि आपने ये एग्जांपल किया होगा और आप मुझे बताओगे कि आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना आ रहा है। फिर हम फॉर्मूले की डेरिवेशन के बारे में बात करेंगे। आपके सामने एग्जांपल है, आप बताओगे मेरे को कि आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स कितना आ रहा है। बताइए जरा आंसर जो आपने मेरे को बताने, जल्दी से बताइए कौन कौन से आंसर है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना आ रहा है बताइए, ऑप्शन बताइए। मैंने आपको बोला था कि आप इस क्वेश्चन को करके लाएंगे, और बताइए जल्दी से आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल कितना आएगा। आपको क्या लगता है कि इस एग्जांपल में कितना स्टॉक एट ए टाइम मैक्सिमम आ सकता है हमारे पास, चाहे वो साल में एक ही बार आए, चाहे वो साल में एक ही बार आए। आप बताओ जल्दी से प्लीज। जल्दी बताइए प्लीज। क्या किसी ने भी सॉल्व नहीं किया? क्या किसी ने एग्जाम्पल को सॉल्व किया? जल्दी बताइए। मेरे को लगता है अभी कर रहे होगे आप लोग। कितना इंतजार कराओगे? जल्दी कीजिए, जब तक बताओगे नहीं मैं आगे नहीं चलूंगा। एक आंसर आया मेरे पास 2 लाख का। ठीक है जी, एक ऑप्शन आ गया 2 लाख के जी कि एट ए टाइम मैक्सिमम स्टॉक हमारे पास 2 लाख आएगा। दूसरा आंसर भी 2 लाख है। ठीक है जी, 2 लाख का आंसर आया। 2 लाख ऑप्शन है, और बताइए। 2 लाख, एक और आंसर आया 2 लाख। एट ए टाइम आप कह रहे हो कि आपके पास 2 लाख केजी आ जाएगा एट ए टाइम। गलत बता रहे हो जी आप। 2 लाख केजी कैसे आ जाएगा, मुझे समझ में नहीं आया। रीऑर्डर क्वांटिटी आपकी 20,000 केजी है, 2 लाख केजी एक बार में कैसे आ जाएगा मैक्सिमम? आपका 2 लाख केजी गलत है, रॉन्ग है। देखिए मैक्सिमम कब आएगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल अगर आप ध्यान दो तो कब आएगा? जब आपने ऑर्डर प्लेस किया तो आपके पास इस क्वेश्चन में, बताइए जरा, आपने ऑर्डर प्लेस किया तो आपके पास कितना स्टॉक होगा आपको? सर एक आंसर आया मेरे पास 21,400 का। आप आंसर बताते जाइए, ठीक है, देखते हैं कौन सा आंसर सही होता है। एक आंसर आया 4 लाख का, गलत है जी, गलत है।
देखिए मेरे एफर्ट्स का यूज तभी होता है जब आप घर जाके थोड़ा सा सोचते हो। इसमें 10 मिनट सोचने थे, आपने वो भी 10 मिनट नहीं लगाए हैं, फायदा क्या, सीखोगे क्या? नॉलेज को पक्का करना होता है। नॉलेज को पक्का करने के लिए उस पे जैसे जैसे सीमेंट को पक्का करने के लिए पानी डाला जाता है ना, तो नॉलेज को पक्का करने के लिए उसकी थोड़ी बहुत रिवीजन करनी पड़ती है। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो भाई भूल जाओगे जो पढ़ रहे हो। ऐसे तो है नहीं कि एक बार सुन लिया और 24 घंटे वो दिमाग में वही चलता रहेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप उसे परमानेंटली अपने नॉलेज का हिस्सा बनाना चाहते हो तो आपको उसे याद रखना पड़ेगा, पड़ेगा शुरू शुरू में 2-4 बार रिवाइज करोगे तो यू गेट द आंसर। रिवीजन बड़ा जरूरी है। चाहे थोड़ा ही समय लगाओ, चाहे एक सब्जेक्ट को आधा घंटा दो, अगर आपके पास कम टाइम है, रिवाइज करना बड़ा जरूरी है। तो देखिए एक बार बताइए, जब आपने ऑर्डर किया, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब होगा कि कितना स्टॉक एट ए टाइम ज्यादा से ज्यादा आपके पास आ सकता है। निकालना है आप, कैसे आएगा? देखिए जब आप ऑर्डर दे रहे हो तो रीऑर्डर लेवल क्या रहेगा आपका? बताइए रीऑर्डर लेवल क्या रहेगा आपका? रीऑर्डर लेवल 20 इंटू यही रहेगा। 20 आपका मैक्सिमम लीड टाइम है, ठीक है, और आपका 100 यूनिट्स जो आपके हैं वो उस समय आपके मैक्सिमम कंजम्पशन होगी, तो आपका रीऑर्डर लेवल जो रहेगा वो इतना रहेगा 2000। ठीक है जी। रीऑर्डर लेवल के बाद माल आएगा हमारे पास, माल आएगा, माल आने के दौरान कंजम्पशन होगी। ठीक है, आपका मैक्सिमम लेवल तभी आएगा ना जब माल आपके पास पहुंच जाएगा। जब माल पहुंच जाएगा तो कितना बनेगा? माल पहुंच जाएगा तो कितना आपके पास आएगा? देखिए आपके पास माल ऑर्डर करने से पहले 2000 यूनिट्स पहले थे, आपने 20,000 का माल ऑर्डर किया है, तो ये जब आ जाएगा तो 20,000 और जुड़ जाएगा तो 22,000 हो जाएगा। जब ये आ जाएगा तो 20,000 केजी एट ए टाइम आपके पास आ जाएगा। दो पहले बढ़ा था, 20 और आगे तो 22 हो गया। लेकिन इसके आने के दौरान कंजम्पशन भी तो होगी, इसके आने के दौरान कंजम्पशन भी तो होगी, इसमें से कंज्यूम भी तो हो जाएगा। कंजम्पशन सर कितनी होगी? अगर आप मैक्सिमम देखना चाहते हो तो कंजम्पशन मिनिमम रखो, तभी पता चलेगा ना कि अगर मिनिमम कंजम्पशन होगी तो ही मैक्सिमम पता चलेगा। तो मिनिमम कितनी है? 10 दिन मान लीजिए मिनिमम। अगर आप मैक्सिमम देखना चाहते हो तो आपको मिनिमम माइनस करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ज्यादा से ज्यादा कितना आ सकता है। ठीक है, 10 दिन, इसका मतलब सर मिनिमम में तो 10 दिन लगेंगे, और मिनिमम कंजम्पशन होगी पर डे, यानी कि मिनिमम इतनी कंजम्पशन तो होगी होगी। इसका मतलब जब हमने ऑर्डर दिया तो 2000 यूनिट हमारे पास थे रीऑर्डर लेवल, हमने 20,000 का ऑर्डर दिया तो 22 होने चाहिए थे, लेकिन माल आते आते लीड टाइम के दौरान कंजम्पशन भी तो हुई होगी, तो मिनिमम कंजम्पशन माइनस करो ताकि हमारे पास मैक्सिमम स्टॉक का पता चले। तो मिनिमम कंजम्पशन 600 तो होगी होगी, इससे कम तो हो नहीं सकती। इसका मतलब हमारे पास 21,400 का स्टॉक मैक्सिमम आ सकता है, किसी भी केस में स्टॉक इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। और आप मेरे को बता रहे हो 2 लाख 4 लाख, कैसे? बताइए जरा, कहां से सोच रहे हो और क्या सोच के कर रहे हो? शिवम सिंगला जी का आंसर बिल्कुल सही है, 21,400। इसके अलावा बाकी एक 4 लाख आंसर दिया आपने, 2 लाख आंसर दिया, फिर 2 लाख दिया, फिर 2 लाख दिया, क्या सोच के आंसर किया बताइए जरा? दिस इज द मैक्सिमम। आप कोई और केस ढूंढ के बता दो, इससे ज्यादा स्टॉक आपके पास एट ए टाइम नहीं हो सकता। बताइए ये बात समझ में आई आपको? ये बात आपको समझ में आई? 21,400 केजी से ज्यादा स्टॉक आपके पास एट ए टाइम नहीं हो सकता किसी भी हालत में। तो हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी इतनी होगी, क्योंकि किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में आपका जो स्टॉक है 21,400 से क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि आप जब ऑर्डर दे रहे हो तो 2000 था, चाहे सेफ्टी स्टॉक हो तब भी 2000 ही होगा रीऑर्डर लेवल। चाहे आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करो, चाहे आप सेफ्टी स्टॉक नहीं मेंटेन करो, तब भी आपका जो रीऑर्डर लेवल है वो 2000 ही है।
जब आप ऑर्डर दे रहे हो 20,000 क्वांटिटी एक टाइम में ऑर्डर दे रहे हो, तो अगर जब ये आएगा तो 22 बनेगा, लेकिन 22 बनेगा तब बनेगा ना जब वो आएगा, तो आने के दौरान खर्चा भी तो होगा। तो खर्चा मैंने करना है मिनिमम माइनस, ठीक है जी। मिनिमम माइनस करोगे, मिनिमम माइनस कीजिए तभी तो मैक्सिमम पता चलेगा कि लीड टाइम के दौरान मिनिमम कंजम्पशन हुई, तो आपका 21,400 होगा। तो बस देखिए यही चीजें आपको डेवलप करेंगी। आप क्लास लगाने बैठ जाते हो, क्लास सुन रहे हो, क्या फायदा? उसका कोई फायदा नहीं जब तक आप अपने माइंड को शार्प नहीं करोगे। और माइंड शार्प तब होगा जब आप, जब ना जब सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है तब वो आप करते नहीं हो। आप क्लास लगा लेते हो, जब उसको रिवाइज करने का या उसके बारे में सोचने का, मैं कहता हूं एक सब्जेक्ट के ऊपर कम से कम आधा घंटा लगाओ, बहुत होता है आधा घंटा। अगर आप सिर्फ शांति से उस सब्जेक्ट के बारे में सोचो कि आज हमने सर ने क्या करवाया, ये करवाया, होमवर्क बाई चांस मान लो होमवर्क रह गया, लेकिन कंसेप्ट तो समझ लो ना, उसको स्ट्रांग तो कर लो। दो पार्ट होते हैं पढ़ने के, ठीक है, क्लास लगाने के अलावा एक होमवर्क करना और एक जो कराया उसको रिवाइज करना। किसी भी हालत में रिवाइज करना नहीं छोड़ना आपने। होमवर्क कभी रहता है तो कोई बात नहीं, वो शायद उतना नुकसान नहीं करता, करता वो भी नुकसान है लेकिन उतना नहीं करता। लेकिन अगर आप रिवाइज भी नहीं करते हो, आधा घंटा भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, अगर आप रिवाइज करना चाहो ना तो 1 घंटे की क्लास को आप 15-20 मिनट में रिवाइज कर लोगे। और अगर आप 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो 15-15 20-20 मिनट में रिवाइज करने पे लगा लो, तो टोटल 1 घंटे में आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा होमवर्क आपने करना है, रिवीजन जरूर किया करो। प्लीज बैठ के टाइम निश्चित करो, आंखें बंद करके, क्या सर ने क्या करवाया था, ये पॉइंट था उसमें, ये लॉजिक था, आपको अपने अभी याद आ जाएगा। आप क्या करते हो, क्लास लगाते हो, क्लास बंद करते हो, उसका फायदा क्या? आप इधर कान से नॉलेज घुसती है, उसको अंदर ले जाने के लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, और वही एफर्ट आपको पे ऑफ करेंगे फ्यूचर में जाकर। हर इंसान थकता है, लेकिन जो कम थकता है ना वो ज्यादा बेटर है। आपको कम थकना है। आपको समय दिया था मैंने, इसलिए इसलिए मैंने एग्जांपल दिया था। आप एक टाइम निश्चित कीजिए, कोई भी टाइम हो, जब आप तीनों चारों सब्जेक्ट को एक समराइज करो। या तो होमवर्क करने से पहले 15 मिनट उस सब्जेक्ट के बारे में सोच लो, उसके बाद होमवर्क कर लो। या फिर अगर बाई चांस आपको होमवर्क करने का टाइम नहीं मिलता तो एक समय जरूर निकालो जिसमें आप सारे सब्जेक्ट को 15-15 मिनट 20-20 मिनट में रिवाइज कर लोगे। उससे क्या हो जाएगा, वो आपकी नॉलेज पक्की हो जाएगी। जब तक रिवीजन नहीं करोगे तब तक आपको हमेशा जब नया पढ़ने लगोगे आपको सब कुछ ताजा लगेगा, ऐसा लगेगा कि पहली बार पढ़ रहे हो। ठीक है जी, ओके सर। तो इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ये क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा रीऑर्डर लेवल, ठीक है जी, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय मिनिमम कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे। ठीक है जी, ये आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला है, जल्दी से नोट कर लीजिए। क्या मैक्सिमम स्टॉक लेवल के बारे में बाकी चीजें हम नोट कर चुके हैं ऑलरेडी? हाँ, ये कर चुके हो। ठीक है जी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला नोट कर लीजिए जल्दी से। जब नोट हो जाए बता देना, और जब समझ में आ जाए बता देना, समझो भी इसको। अगर समझ में नहीं आ रहा तो बताओ।
कर लिया नोट सबने? तो हमारे दो स्टॉक लेवल्स हम लोगों ने कर लिए हैं, नोट भी हो गया और समझ में भी आ गया, फॉर्मूले की डेरिवेशन क्लियर हो गया ना आपको? कल जो फॉर्मूला किया था वो एक रीऑर्डर लेवल का किया था, और आज हम लोग किया है मैक्सिमम स्टॉक लेवल का किया है। रीऑर्डर लेवल का मतलब होता है कि आप किस लेवल पर जाके नया ऑर्डर प्लेस करते हो, तो वो आपको कैलकुलेट करना है। अगर सेफ्टी स्टॉक है फिर तो सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम इंटू एवरेज कंजम्पशन पर डे, और अगर आपका सेफ्टी स्टॉक नहीं मेंटेन है तो आप रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम लीड टाइम इंटू मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे को लेके चलोगे, आप रिस्क अगर नहीं लेना चाहते, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल की बात की थी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का मतलब होता है स्टोरेज मैक्सिमम कैपेसिटी को इंडिकेट करता है कि कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी एट ए टाइम आपके पास आ सकती है, चाहे वो आए ना आए, लेकिन कैपेसिटी तो देखनी पड़ती है ना, ठीक है। तो उस केस में हम उसको कैलकुलेट करते हैं रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस नॉर्मल कंजम्पशन, सॉरी मिनिमम लीड टाइम इनटू मिनिमम कंजम्पशन पर डे। आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी और जल्दी से मुझे मैसेज करके बताइए कि क्लियर है, ताकि मैं आगे चलूं। देखिए, लाइव लेक्चर का फायदा कब तब है जब आप बताओगे, रिस्पॉन्ड करोगे। अगर आप रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हो तो फायदा क्या है? चलिए, अगर नहीं समझ में आया तो भी बताओ, और अगर आया तो भी बताओ। चलिए, नेक्स्ट दो हो गए, नेक्स्ट चलते हम लोग। नेक्स्ट स्टॉक लेवल हमारा होता है, रीऑर्डर वाला हो गया हमारा, देख लीजिए, ठीक है जी। मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल डेफिनेशन लिख लीजिए। मिनिमम स्टॉक लेवल मैक्सिमम हो गया, अब आ रही है मिनिमम की। इट इज अ लोएस्ट लेवल ऑफ मटेरियल स्टॉक विच मस्ट बी मेंटेन्ड in hand at all the time so that there is no stoppage of production due to non availability of material, और मिनिमम स्टॉक लेवल को ही सेफ्टी स्टॉक लेवल बोलते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल को ही सेफ्टी स्टॉक लेवल बोलते हैं। तो तीसरा आपका आ जाएगा सेफ्टी स्टॉक लेवल या मिनिमम स्टॉक लेवल, ठीक है। क्या पॉइंट है इसमें? इट इज अ लोएस्ट लेवल ऑफ मटेरियल स्टॉक विच मस्ट बी मेंटेन्ड इन हैंड ऑल द टाइम। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आगे जाके बड़ा काम आएगी आपको, जो हमेशा ही आपको रखनी पड़ेगी, विच मस्ट बी मेंटेन्ड इन हैंड ऑल द टाइम so that there is no stoppage of production due to non availability of inventory, ठीक है जी, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री। क्लियर? लिख लिया आपने इतना? फॉर्मूला नहीं अभी लिखना, आपने सिर्फ मिनिमम स्टॉक लेवल का मीनिंग लिखना है, जो हमेशा आपके पास मेंटेन्ड हो, ताकि कभी शॉर्टेज पड़े तो आप वहां से यूज कर लो। ये आपको मिनिमम मेंटेन करना ही पड़ेगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था सेफ्टी स्टॉक का कि जब हम कॉलेज जाते थे वहां हम अपने स्कूटर में एक पेट्रोल रखते थे, थोड़ा सा, वो मिनिमम था, ताकि कभी खत्म हो जाए तो वहां से उसका इस्तेमाल कर ले, ठीक है जी। ओके जी, आगे चलते हैं, आइए अब हम इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। नोट हो गया होगा? देखिए, सेफ्टी स्टॉक है ये, अगर आप मिनिमम स्टॉक लेवल की बात करते हो या सेफ्टी स्टॉक की बात करते हो, एक ही बात है।
ये वो लेवल है जो आपको हमेशा मेंटेन करके रखना ही पड़ता है, इट्स ऑलवेज देयर। देखिए, आपको मालूम है मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम, या एक मिनट सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, रीऑर्डर लेवल के फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। रीऑर्डर लेवल, सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय एवरेज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे। यही फॉर्मूला होता है जब आप सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करते हो। सेफ्टी स्टॉक का मतलब क्या हो गया? मिनिमम स्टॉक। यही फॉर्मूला है जो आप मेंटेन करते हो ना। सेफ्टी स्टॉक का मतलब मिनिमम स्टॉक जो आपको मेंटेन करना ही करना है, ठीक है। अगर आप उसे मेंटेन करते हो तो आपका जो रीऑर्डर लेवल होता है एवरेज लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय एवरेज कंजम्पशन पर डे आ जाता है, ठीक है। ये बात से सहमत हो? तो अगर मैं ऐसे करूं, इसको इधर ले आऊं, सेफ्टी स्टॉक लेवल या मिनिमम, एक काम करता हूं, रुक जाइए, इसको इधर नहीं लेके आ रहा, इसको इधर करके माइनस कर देता हूं। तो आपके पास सेफ्टी स्टॉक लेवल या मिनिमम स्टॉक लेवल जो आएगा वो ये आ जाएगा, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज लीड टाइम। एवरेज को हम नॉर्मल लीड टाइम भी बोलते हैं, नॉर्मल, एवरेज की जगह हम नॉर्मल भी कहीं ले लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल का मतलब ही एवरेज ही है, इनटू एवरेज कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल पर डे, ठीक है जी। यहां पर भी एवरेज को आप नॉर्मल ट्रीट कर सकते हो। क्या इस बात से सहमत हो? हम जो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला लेके आए वहां से आप सेफ्टी स्टॉक लेवल निकाल सकते हो। बताइए जरा, ये आपको क्लियर है कि अगर आपके पास रीऑर्डर लेवल हो तो आप उस तरीके से मिनिमम स्टॉक लेवल मेंटेन कर सकते हो, निकाल सकते हो। जल्दी बताइए कि आपको ये क्लियर है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ये बात की थी, लेक्चर नंबर 3 में। ठीक है जी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेफ्टी स्टॉक, दिस इज द फॉर्मूला। अगर आप चेक करोगे स्टडी मटेरियल में, ये देखिए, अब नोट कर लीजिए, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन रेट इन माइनस एवरेज रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड का मतलब लीड टाइम। जल्दी से फॉर्मूला नोट कर लीजिए। आइए, नोट हो गया आपका। ये वाला मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं, मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपको क्लियर है। और आइए एवरेज इन्वेंट्री लेवल, एवरेज नेक्स्ट लेवल है जो आपका हुआ है एवरेज इन्वेंट्री लेवल। आपने रीऑर्डर लेवल कर लिया, आपने मैक्सिमम स्टॉक लेवल कर लिया, आपको
आपने मिनिमम स्टॉक लेवल कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं एवरेज इन्वेंट्री लेवल। पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं, क्या है? दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल विच इज नॉर्मली हेल्ड इन स्टॉक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज नॉर्मल स्टॉक लेवल। मैक्सिमम में हम बता करते हैं कि जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल होगा वो मैक्सिमम कितना आ सकता है। मिनिमम में बात करते हैं कि हमें मिनिमम चाहिए, इतना तो हमें हमेशा ही मेंटेन करके रखना पड़ता है। और एवरेज स्टॉक लेवल का मतलब कि नॉर्मली हम कितना रेगुलरली मेंटेन्ड करके रखते हैं, कितना एक्चुअल में मेंटेन करते हैं, वो आपका एवरेज स्टॉक लेवल होगा या नॉर्मल स्टॉक लेवल होगा। बात समझ में आई? मैक्सिमम स्टॉक लेवल ये इंडिकेट करता है कि आपके पास कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आपके पास एट ए टाइम कितने का स्टॉक आ सकता है, वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल इसको इंडिकेट करेगा। मिनिमम स्टॉक लेवल इसे इंडिकेट करेगा कि कितना आपको मिनिमम हर वक्त मेंटेन्ड करके रखना पड़ेगा। और एवरेज स्टॉक लेवल आपको इंडिकेट करेगा कि जनरली कितना मेंटेन्ड होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपने लिख ली होगी। दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दैट इज नॉर्मली हेल्ड इन स्टॉक, ठीक है, ओवर ए पीरियड। इट इज आल्सो नोन एज नॉर्मल स्टॉक लेवल। नोट कर लीजिए डेफिनेशन को, फिर फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करते हैं। फॉर्मूला नहीं नोट करना आपको, ठीक है, जल्दी कीजिए। डेफिनेशन नोट हो चुकी है आपकी? हाँ जी, चलिए अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की। मिनिमम, सॉरी, एवरेज स्लैश नॉर्मल स्टॉक लेवल। ठीक है जी, एवरेज स्लैश नॉर्मल स्टॉक लेवल के दो पार्ट करते हैं, दो फॉर्मूले हैं, एक ऑल्टरनेटिव 1 है और दूसरा ऑल्टरनेटिव 2। व्हेन सेफ्टी स्टॉक इज नॉट गिवन, ये जो ऑल्टरनेटिव 1 है ना, ये हम तब बात करते हैं जब सेफ्टी स्टॉक, छोड़ो ये बात रहने दो, लिखने दो, बस आप ऑल्टरनेटिव 1 और ऑल्टरनेटिव 2, ऑल्टरनेटिव 1 की बात करते हैं। मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2। अगर आप स्टॉक लेवल को कंट्रोल करना चाहते हो तो इतने सारे लेवल आपको सेट करने पड़ेंगे। आपकी गाड़ियों में भी ये सेट होते हैं, ठीक है, कि मैक्सिमम कितने का आपका जो ऑयल जो टैंकर होता है वो कितने का, ऑयल टैंक कितने का होना चाहिए, उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, रिजर्व कितने पे लगना चाहिए, डेंजर कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, डेंजर कितने किलो लीटर पे डेंजर लगना चाहिए। एक डेंजर का भी आता है कुछ, जो हाई टेक गाड़ियां आती है ना, हाई एंड गाड़ियां होती हैं, उसमें फुल टैंक की कितनी कैपेसिटी है वो भी बताएगा, उसमें एवरेज कितनी होती है वो भी बता देगा, ये भी बता देगा कि रिजर्व कितने पे लगा है। और जब अब बिल्कुल खत्म होने वाला है तो डेंजर के लिए भी रेड सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो स्टॉक लेवल सेट होते हैं कंपनीज में भी, जहां सोफिस्टिकेटेड रॉ मटेरियल यूज हो रहा है वहां स्टॉक लेवल सेट करने पड़ेंगे। अगर आप स्टॉक लेवल सेट नहीं ना करोगे तो दो नुकसान हो सकते हैं, एक तो स्टॉक आउट होगा, आपको पता नहीं चलेगा, और दूसरा आप ज्यादा खरीद के बैठ जाओगे, आपको स्टॉक रखने की होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी आपको, और आप महंगा भी खरीदोगे। ठीक है, अगर आप सही तरीके से स्टॉक लेवल सेट करके नहीं खरीदोगे तो आप महंगा भी खरीद सकते हो। तो एक तरीका तो ये होता है, जनरल रूल है कि मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल को दो से डिवाइड कर दीजिए। और दूसरा ऑल्टरनेटिव होता है सेफ्टी स्टॉक प्लस
रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2, रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और मुझे पूरा यकीन है इस फॉर्मूले में आपको प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि वाई। इस फॉर्मूले में आपको क्वेश्चन मार्क आ जाएगा वाई। आया ना क्वेश्चन मार्क? और अगर याद है आपको ये वाला, मैं दिखाता हूं आपको। ये याद है, वाई कैरिंग कॉस्ट इज कंप्यूटेड ऑन एवरेज क्वांटिटी। एवरेज क्वांटिटी इस तरीके से निकालते हैं, याद है? ये वाला फॉर्मूला याद है आपको? अरे हमने बैच में किया था, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, याद है? बैच कॉस्टिंग में, याद है? देखिए जरा, नहीं याद आया? यही बोलता हूं, आप कंसेप्ट कर लेते हो, आपको ये होता है कि टीचर बता दे, आपको याद रहे या ना रहे वो बात की बात। चलिए मैं दोबारा करा देता हूं। ये चीज ना कंसेप्ट समझाया था कि कैरिंग कॉस्ट हमने इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में की थी, याद है? बैच कॉस्टिंग में वहां पे मैंने बोला था कि एवरेज क्वांटिटी को 2 से डिवाइड करके क्यों लिया जाता है। वहां हमने डिस्कस किया था कि एवरेज क्वांटिटी के केस में हम 2 से डिवाइड क्यों करते हैं। बैच कॉस्टिंग खोलोगे ना तो आपको अंदाजा लग जाएगा। कोई बात नहीं नीरज जी, यही मैं आपको बता रहा हूं कि ये मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, अब मैं दोबारा करवा रहा हूं। याद नहीं रहता आपको क्योंकि आप उस पर काम नहीं करते हो, मैं तो करवा ही दूंगा। ठीक है, कि एवरेज क्वांटिटी में हम ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एवरेज क्वांटिटी का मतलब ये हो गया, देखो सेफ्टी स्टॉक तो आएगा ही आएगा एवरेज क्वांटिटी में, क्योंकि एवरेज क्वांटिटी का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज आप कितना स्टॉक मेंटेन करके रखते हो। तो सेफ्टी स्टॉक का मतलब ये है कि हर वक्त मेंटेन करके रखना, ये तो एवरेज क्वांटिटी का पार्ट होगा ही होगा। ये तो बात क्लियर है ना कि जो सेफ्टी स्टॉक होगा वो तो एवरेज क्वांटिटी का पार्ट होगा ही होगा, ये दैट यू नीड टू मेंटेन एवरी टाइम। लेकिन जो रीऑर्डर क्वांटिटी है उसको 2 से क्यों डिवाइड किया गया एवरेज निकालने के लिए, आइए देखते हैं। एवरेज का मतलब होता है जो हर दम आप मेंटेन करके रखते हो। मान लीजिए आपके पास नो सेफ्टी स्टॉक है, एग्जाम्पल है यहां पर, एग्जाम्पल कर रहे हैं। आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है, ठीक है जी। एवरेज क्वांटिटी का मतलब हर दम आप कितनी क्वांटिटी कैरी करते हो। एनुअल रिक्वायरमेंट है मान लीजिए आपकी 3650 यूनिट्स, ठीक है जी। और आपका बेस इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी भी इतनी ही है, 3650 यूनिट्स। आप एक ही बार में सारा मंगवा रहे हो,
ऑन एन एवरेज आप कितनी इन्वेंट्री हेल्ड कर रहे हो वो निकालना है। देखिए, एवरेज निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि रोज आपके पास कितनी क्वांटिटी होती है। एवरी टाइम आपके पास कितनी क्वांटिटी होती है उसे 365 से डिवाइड करेंगे तो रोज आपको अंदाजा लग जाएगी आप कितनी क्वांटिटी कैरी करते हो। यही होगा ना एवरेज का मतलब, हर दम आप कितनी मेंटेन करके रखते हो जो अक्सर आपके पास होती है। तो एक बात बताइए, मान लीजिए इसमें से 10 यूनिट रोज कंज्यूम हो रहे हैं, रोज 10 यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं, ये मानते हो? एक मिनट, हाँ जी। तो आप बताइए रोज 10 यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं, अगली बार भी 10 हो रहे हैं। तो अगर आप पहले दिन 10 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो बताइए, एक बार में आपने मंगवा लिया इतने यूनिट, आप रोज 10 यूनिट कंज्यूम करोगे और मान के चलो कि मिडल ऑफ द डे में आप वो कंज्यूम करोगे। एवरेज कैसे निकालनी है? एवरेज का मतलब यही होता है ना कितनी देर के लिए आप संभाल के रखोगे। तो पहले दिन तो सर हम संभाल के रखेंगे 10 यूनिट 60, 10 निकाल दीजिए इसमें से इतने यूनिट्स, और फिर अगले दिन आप संभाल के रखोगे 30 यूनिट, फिर अगले दिन आप संभाल के रखोगे इतने यूनिट्स, और फिर अगले दिन संभाल के रखोगे इतने यूनिट्स, फिर अगले दिन संभाल के रखोगे इतने यूनिट्स, और लास्ट वाले दिन आप संभाल के रखोगे 10 यूनिट्स। यही होगा? बताइए जरा, ये फर्स्ट डे हो गया, ये सेकंड डे हो गया, ये थर्ड डे हो गया, ये फोर्थ डे हो गया, ये फिफ्थ डे हो गया, और ये 365th डे हो गया। ऐसा ही है, ये 365 से हम डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक। तो आपके पास क्या आ जाएगा? बताइए जरा, आपके पास क्या आ जाएगा अगर हम 365 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रोज की एवरेज आ जाएगी। आपको इसके ऊपर फॉर्मूला लगा के लाना है, ये मैंने आपको कराया हुआ है, और अगर आप इसके ऊपर फॉर्मूला लगाओगे ना तो आप यकीन मानना ये आ जाएगा आपको 3650 डिवाइड बाई 2, ये आपकी एवरेज क्वांटिटी आ जाएगी। ये आ जाएगी कि रोज आप इतनी क्वांटिटी संभालते हो, जितना आप ऑर्डर देते हो उसका हाफ संभालते हो। ये बात मैंने बैच क्वांटिटी में भी की थी, और इवन अगर आपने प्लस टू पढ़ी है हमसे तो प्लस टू में भी मैंने आपको बोला था कि ड्राइंग्स के ऊपर एवरेज क्यों लेते हैं, एवरेज ड्राइंग्स क्यों लेते हैं, वही कंसेप्ट यहां पर भी है। तो मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं कि आप मुझे निकाल के बताइए कि ये चीज, इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आप इतनी संभालते हो, इतनी इतनी क्वांटिटी रोज संभाल रहे हो। पहले दिन 3640 संभाल रहे हो, फिर 3630 संभाल रहे हो, आप ये ऐसे ऐसे करके संभालते जाओगे। बताइए जरा, आप इसको करके लाओगे और आप इसको फॉर्मूले को अप्लाई करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा, और इसको बोलेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। बताइए जरा, करके लाओगे कि मैं करवा दूं?
बहुत इजी है। ये आपकी एपी सीरीज बन गई, और एपी सीरीज में, इन एपी सीरीज sum of n terms is first term plus last term divided by 2 into n, यही होता है। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है, यही बन गया ना। एवरेज निकालना है आपने। एक मिनट, थोड़ा सा और बेटर कर देता हूं। हाँ जी, काशिया जी का हो गया है, बाकी बच्चे कह रहे हैं कि कर लाएंगे। भाई जब मैं आपको चीज बताता हूं ना, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जानी चाहिए। हम ऑलरेडी इन चीजों को डिस्कस करके आए हैं। कंप्यूट एवरेज क्वांटिटी assuming यूनिफॉर्म कंजम्पशन। फॉर्मूला याद करना बहुत इजी होता है, उसके लॉजिक को समझना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, देखिए सोल्यूशन। एवरेज कंजम्पशन का मतलब होता है रोज आप कितनी क्वांटिटी को हेल्ड कर रहे हो ऑन एन एवरेज, यही होता है। अब देखिए कि आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट आपकी इतनी है और आप इतना हेल्ड कर रहे हो। ठीक है, चलिए सोल्यूशन करके दिखाते हैं, हम एवरेज क्वांटिटी निकाल के दिखाते हैं। तो मतलब पहले दिन आप 3640 को हेल्ड करोगे, ये पहला दिन हो गया, ये दूसरा दिन हो गया, ये तीसरा दिन हो गया। एक मिनट, ये आपका फर्स्ट डे हो गया, ये सेकंड डे हो गया, ये थर्ड डे हो गया, ये फोर्थ डे हो गया, करते करते ये 365th डे हो गया। दीक्षा जी, अगर आप मेरे को ये बोल देते ना कि हाँ इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का कंसेप्ट याद आ गया, तो मैं खुश हो जाता। ठीक है, अब मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं यहाँ पर ये करा दूंगा, थोड़ी देर बाद फिर भूल जाओगे आप, और फिर किसी टॉपिक में सेम चीज आ जाएगी, फिर आप भूल जाओगे, फिर मेरे को दोबारा कराना पड़ेगा। यही बात मैं आज सुबह भी बोल रहा था कि आपको उसे पक्का नहीं करना आता। आप सुन देते हो, आप इस बात से सेटिस्फाई हो जाते हो कि टीचर ने रीजन दे दिया, चलो ठीक है, लेकिन आपको याद थोड़ी ना। एप्लीकेशन तो वो चीज याद रखने से होगी ना। रोज 10-10 यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं, और लास्ट में 10 यूनिट संभालेंगे। और अगर आप इसको एवरेज लेना चाहते हो जोड़ के, तो 365 से डिवाइड करोगे, एवरेज आ जाएगी पर डे की। एवरेज का मतलब आप पर डे कितना कंज्यूम करोगे। ये एपी सीरीज है, ये मानते हो। एंड सम ऑफ n नंबर इन एपी सीरीज इज a प्लस एल डिवाइड बाय 2 इंटू एन। आपको याद होगा, यही होगा। ठीक है, देयरफॉर पहली टर्म, ए का मतलब पहली टर्म होती है, एल का मतलब लास्ट टर्म होती है। और ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं कि ये एपी सीरीज कैसे है, और अगर मुझे ये बताना पड़ गया ना कि ये एपी सीरीज कैसे है, तो बताने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, आप बहुत बार एपी सीरीज पढ़ के आए हो। तो पहली टर्म होगी 3640, लास्ट टर्म होगी आपकी 10। ठीक है, डिवाइड बाय 2, एन टर्म्स 365 डिवाइड बाय 365, ये 365 ये वाला हो गया। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये 365 से 365 कट गया, और 3650 डिवाइड बाय 2, और ये बन गया रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2, ये आपकी एवरेज क्वांटिटी आ गई। ठीक है, क्लियर है।
सर एक और एग्जांपल दो। लो जी एक और एग्जांपल ले लो। एग्जांपल नंबर 2 एनुअल रिक्वायरमेंट है। आपकी मान लीजिए एनुअल रिक्वायरमेंट है आपकी, मान लीजिए 12 लाख यूनिट्स। रीऑर्डर क्वांटिटी आपकी 1 लाख यूनिट्स की है। एक बार में आप 1 लाख यूनिट बनाते हो। अज्यूम यूनिफॉर्म कंजम्पशन कंप्यूट एवरेज क्वांटिटी। ठीक है जी, एवरेज क्वांटिटी आपको एवरेज क्वांटिटी निकालनी है। देखिए सॉल्यूशन, यूनिफॉर्म कंजम्पशन है, अगर 12 लाख साल में कंज्यूम हो रहा है तो 1 लाख, मान लीजिए नंबर ऑफ डेज इन ईयर इज 360 डेज। ठीक है जी, तो अगर 12 लाख के यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं पूरे साल में, ठीक है, तो इसका मतलब 1 लाख के यूनिट्स एक महीने में कंज्यूम हो रहे हैं। इसका मतलब यूनिफॉर्म कंजम्पशन का मतलब ये हो रहा है, और इसका मतलब ये हो गया कि हम एक बार में एक महीने की क्वांटिटी को डिमांड करते हैं। एक बार में एक महीने की क्वांटिटी को डिमांड करते हैं, इसका मतलब ये हो गया है ना, यही हो गया। ठीक है सर, तो आइए सबसे पहले एवरेज क्वांटिटी को निकालने के लिए 30 दिन का डाटा है हमारे पास, ऑटोमेटिकली वो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन बात फिलहाल 30 दिन की है। ठीक है, रोज आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, आप 1 लाख को 30 से डिवाइड कीजिए। 1 लाख को आप देखो, जो कंज्यूम हो जाएगा उसको तो आप कैरी नहीं ना कर रहे। 1 लाख को आप 30 से डिवाइड करके बताइए कितना आएगा, बताइए जल्दी से। 1 लाख को अगर आप 30 से डिवाइड करोगे तो रोज कितनी क्वांटिटी आप कैरी कर रहे हो, कितनी कंजम्पशन कर रहे हो, उसका मुझे अंदाजा हो जाएगा। एक काम करते हैं, फिगर थोड़ी ऐसी ले लेते हैं कि आपके लिए भी आसान हो जाए और मेरे लिए भी आसान हो जाए। 36,000 ले लेते हैं, और ये 3,000 हो गया। ये आपकी एनुअल होगी और ये मंथली होगी। अगर आप 36,000 पूरे साल में डिमांड कर रहे हैं तो इसका मतलब एक बार में आप कितना डिमांड कर रहे हो, एक बार में मंगवा रहे हो 3,000। इसका मतलब महीने का माल एक बार मंगवा रहे हो। 30,000 मंगवाने का मतलब हो गया रोज 100 यूनिट कंज्यूम करते हो आप। ठीक है, रोज 100 यूनिट कंज्यूम करते हो, तो पहले दिन आप 2900 यूनिट हेल्ड करोगे, 100 तो कंज्यूम हो जाएंगे, एक बार आपने मंगवा लिया। अगली दिन आप, ये फर्स्ट डे हो गया आपका, अगले दिन आप 2800 यूनिट हेल्ड करोगे क्योंकि 100 और कंज्यूम हो जाएगा। अगर 360 दिन में 36,000 यूनिट कंज्यूम होते हैं तो इसका मतलब एक दिन में 100 यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं। एक दिन में 100 यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं, तो पहले दिन 100 कंज्यूम हो जाएंगे, आप संभालोगे कितना, 2900। अगले दिन 2800, फिर 2700, और महीने के लास्ट दिन में आप 100 संभालोगे यूनिट्स। ठीक है, महीने का डाटा ले रहे हैं हम लोग। मंथली एवरेज आ गई है, मंथली एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक, अब देखिए डिवाइड बाय 30 डेज, एक दिन की एवरेज आ जाएगी, ये बात समझ रहे हो। अगर मैं इसको देखूं, दिस इज एपी सीरीज एंड सम ऑफ n terms is in AP series is a plus l divided by 2 into n। ठीक है, ओके सर। देयरफॉर ऊपर वाले का क्या बन जाएगा, 2900,
प्लस लास्ट 100 डिवाइड बाय 2 इंटू 30, ऊपर वाले का आ गया जोड़, यानी कि इसका जोड़ का फॉर्मूला ये बन गया, और डिवाइडेड बाय ये 30 डेज तो आएगा ही आएगा, 30 से 30 कट गया, 3000 डिवाइड बाय 2, रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2, ये आपकी एवरेज आ गई। और अगर आप एनुअल एवरेज निकालना चाहते हो, एनुअल एवरेज में ध्यान दीजिए, यही चीज 2900 प्लस 2800 रोज कितना संभालोगे, ये एक महीने का आ गया, एक महीने की एवरेज आ गई। और अगर आप पूरे साल की निकालना चाहते हो तो यही चीज 12/12 हो जाएगी। 12/12 का मतलब आपके, ये भी एक काम करता हूं, अगर यही चीज पूरे साल की निकालना चाहते हो तो नंबर ऑफ डेज भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर वाला भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 बार खरीदोगे तो ये चीज भी 12 बार हो जाएगी, और नंबर ऑफ डेज भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसका मतलब ये फॉर्मूला जो बनेगा, ये 2900 प्लस 100 डिवाइड बाय 2 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 12 और इंटू 12, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तब भी आप देखिए 3000 डिवाइड बाय 2 हो गया, तो रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2 होगी ना एवरेज। इन एनी केस आपकी जो एवरेज क्वांटिटी आएगी वो ये इसी फॉर्मूले से आएगी। आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी कि रीऑर्डर क्वांटिटी को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा। सेफ्टी स्टॉक अगर आपके पास है, वो तो आपके पास हरदम ही होता है, तो ये तो ऐड हो जाएगा एवरेज क्वांटिटी में। अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो भाई फिर तो यही है फॉर्मूला है, और अगर है तो आप देखिए आपके सेफ्टी स्टॉक ऐड हो जाएगा। सेफ्टी स्टॉक में एवरेज नहीं लेंगे, क्योंकि सेफ्टी स्टॉक तो आपको हर दम मेंटेन करके रखना है। आई थिंक अब आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। ये मैंने इसके फॉर्मूले के लॉजिक बता दिए आपको कि एवरेज में 2 से डिवाइड क्यों होगा। ठीक है जी, वाई इन केस ऑफ एवरेज वी डिवाइड इट बाय 2। बताइए जरा, आपको ये बात समझ में आई कि किस वजह से हम एवरेज निकालते समय 2 से डिवाइड करते हैं। ये देखिए पहले एग्जांपल में भी यही फॉर्मूला जस्टिफाई हो गया। दूसरे एग्जांपल में पहले मैंने मंथली निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि जनरली हम सारा माल एक ही बार में तो मंगवाते नहीं है, हम मंथली मंगवाते हैं। चाहे मंथली मंगवा लो, चाहे हाफ ईयरली मंगवा लो, चाहे क्वार्टरली मंगवा लो, जैसे मर्जी मंगवा लो, आपकी जो एवरेज क्वांटिटी आएगी उसका फॉर्मूला रीऑर्डर क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2 ही होगा। चाहे आप ये मैंने मंथली निकाल के बता दिया और ये मैंने एनुअली निकाल के बता दिया, आपका फॉर्मूला सेम ही आएगा। ठीक है, एवरेज का मतलब जो रोज आपके पास, ये फॉर्मूला इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी कंजम्पशन यूनिफॉर्म है। ठीक है, अगर आप देखिए मैंने अभी फॉर्मूला आपको समझा दिया, आप उसे कैरी फॉरवर्ड करोगे तो आप इंप्रूव हो जाओगे। अगर अभी किया और भूल गए फिर आप बस जीरो है। ये आपको ना समझने को मिलेंगे नहीं कहीं पर, लेकिन हम समझाते हैं तो आप उसको याद रखते नहीं हो। फॉर्मूलों की डेरिवेशन कॉपियों में जरूर लिखा करो, क्योंकि जब बाद में कल जाके ना जब आप देखोगे यार ये 2 से क्यों डिवाइड किया है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो नीचे एक लाइन लगा के ना डेरिवेशन ऑफ द अबव फॉर्मूला लिख लिया करो। एग्जाम्पल के साथ चलें आगे। ओके जी, यहां आ जाइए। ये देखिए दोनों फॉर्मूले,
ऑल्टरनेटिव ये मैंने जो 2 लिखाया है और ये ऑल्टरनेटिव 1। आपको कोई भी मैंने ऐसा फॉर्मूला नहीं कराया जिसका लॉजिक, इसकी डेरिवेशन मैंने ना बताई और ना ही कुछ करवाऊंगा। अगर कोई भी कराऊंगा उसका लॉजिक, उसकी डेरिवेशन जरूर बताऊंगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमेशा आपके साथ रहेगी। ठीक है जी, कंसेप्ट चेंज नहीं होते, क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं, टॉपिक जरूर चेंज हो जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन के कंसेप्ट वही रहेंगे। आप एक बेटर इंप्रूव्ड नॉलेजेबल पर्सन तभी बनोगे जब आपके कंसेप्ट भी स्ट्रांग है और डेरिवेशंस आपको आती हैं, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। ठीक है सर, लिख लिया। आगे चलते हैं डेंजर लेवल। नेक्स्ट आपका है डेंजर लेवल। नेक्स्ट स्टॉक लेवल है डेंजर लेवल। कौन कौन सा हो गया? रीऑर्डर लेवल मैंने करा दिया आपका, आपका मैक्सिमम लेवल मैंने करा दिया, आपका मिनिमम लेवल मैंने करवा दिया और आपका एवरेज लेवल मैंने करवा दिया। स्टॉक लेवल ये करवा दिए हैं, 4 स्टॉक लेवल मैंने करा दिए हैं आपको। पहला आपका मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल, दूसरा आपका मैक्सिमम लेवल, तीसरा आपका मिनिमम लेवल और चौथा आपका एवरेज लेवल मैंने करवा दिया है। विद रीजन मैंने आपको चीजें बता दी। नेक्स्ट डेंजर लेवल। डेंजर लेवल का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास ऐसे सिचुएशन आ जाए कि अब हमारे पास मटेरियल खत्म हो जाएगा, नया मटेरियल आने में किसी वजह से देरी हो गई है, अब हमें ये लग रहा है कि अब भाई अब हम फंस गए, नॉर्मल अब हमें इमरजेंसी परचेज करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो लिखिए इट इज द लेवल एट विच नॉर्मल इश्यू ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री आर स्टॉप्ड एंड इमरजेंसी इश्यूज आर ओनली मेड। तो मतलब आप इमरजेंसी इश्यू ही करोगे। जैसे कोविड की सिचुएशन में नॉर्मल सिचुएशंस आपकी, नॉर्मल जो स्टॉक है आपको मिलेगा नहीं, इमरजेंसी में खरीदना पड़ेगा आपको। इमरजेंसी में हम जो लेवल मेंटेन करेंगे, हम मतलब इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि मटेरियल खत्म होने की कगार पे है, नॉर्मल प्रोसीजर में मंगवाया तो मिलेगा नहीं, नॉर्मल प्रोसीजर में मंगवाया तो मिलेगा नहीं। मान लीजिए आपका रीऑर्डर लेवल सेट किया था आपने, ठीक है, और रीऑर्डर लेवल सेट किया और आप उस लेवल पे ऑर्डर करना भूल गए, मतलब मैनेजमेंट ने जो भी जिसकी भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने वाला बंदा था, हमारा जो स्टोर कीपर था, वो ऑर्डर करना भूल गया। और जब उस समय ऑर्डर करना भूल गया तो भाई फिर आप वहां पर वेट नहीं कर सकते, नॉर्मल प्रोसीजर नहीं फॉलो करोगे, अब आपको वो डेंजर लेवल आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप एक गाड़ी चला रहे हो, हाई एंड गाड़ी चला रहे हो, उसमें रिजर्व का ऑप्शन आता है। रिजर्व इंडिकेट करता है कि आपको अभी फ्यूल रिफिल करवा लेना चाहिए। मान लीजिए आप परवाह नहीं करते हो या आप देखते नहीं हो और आप 2-3 दिन उस गाड़ी को चलाते रहते हो, देख ऐसा समय आएगा जब डेंजर लेवल इंडिकेट करने लग जाती है गाड़ी कि भाई अब अगर 2-4 किलोमीटर का पेट्रोल है, अगर अभी भी आपने भरवाया नहीं तो फिर आपकी गाड़ी रुक जाएगी, वो डेंजर लेवल है। फिर जब हमारा डेंजर लेवल आता है ना, हम ये वेट नहीं कर रहे होते हैं कि अगला पेट्रोल पंप कहाँ आएगा रास्ते में, हम देखेंगे नजदीक वाला कहाँ पर है, पीछे जाना पड़े तो पीछे भी जाएंगे, गाड़ी को तेज नहीं भगाएंगे, क्योंकि तेज गाड़ी भागने से कंजम्पशन बढ़ेगी, खतरा पैदा हो गया ना। तो उस केस में हमारा सबसे मेन मोटिव क्या होता है? मेन मोटिव ये होता है कि भाई आसपास पेट्रोल पंप देखिए और वहां पहुंच के पहले वो करवाइए और गाड़ी को इस तरीके से चलाइए, ब्रेक गियर मत बदलो, ब्रेक ज्यादा मत लगाओ, ताकि वो कंजम्पशन बढ़ाए ना और इमरजेंसी परचेज करेंगे वहां पर, उसे बोलते हैं डेंजर लेवल। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, हमारे पास एक गाड़ी थी और वो काफी दिनों से रिजर्व इंडिकेट कर रही थी और मैं थोड़ा लापरवाह हूं इन मामलों में, तो मैंने सोचा भरवा लेंगे भरवा लेंगे भरवा लेंगे। एक बार क्या हुआ कि मुझे जल्दी में इंश्योरेंस कंपनी के दफ्तर, एलआईसी के दफ्तर पहुंचना था और जैसे ही मैं फ्लाईओवर उतरा, मेरी गाड़ी जो है वो इंडिकेट देने लगी। ये बस वाला फ्लाईओवर था जो बस स्टैंड पर है, वो उतरा और मेरी गाड़ी इंडिकेट देने लगी डेंजर लेवल, कि भाई अब अगर पेट्रोल नहीं ना भरवाया तो भाई या डीजल नहीं भरवाया, आपकी गाड़ी 2-4 किलोमीटर में रुक जाएगी। तभी मैंने रुक के ये दिमाग लगाया कि नजदीक का पेट्रोल पंप, एलआईसी को भूल गया मैं, और मैंने इमरजेंसी में गाड़ी को टर्न किया
और जो भी नजदीक का पेट्रोल पंप था वो पीछे रह गया था और मैं आगे निकल आया था, तो मैंने उस नजदीक के पेट्रोल पंप पे वापस यू टर्न लिया। हालांकि मैं इंश्योरेंस कंपनी में पहुंचने में जल्दबाजी कर रहा था, जल्दी पहुंचना था मुझे, लेकिन मुझे वहां पे इमरजेंसी जाना पड़ा और वो इमरजेंसी पेट्रोल डलवाना पड़ा, डीजल डलवाना पड़ा वो वाला, क्योंकि डेंजर पैदा हो गया था। और मैंने अपनी गाड़ी को एक एवरेज स्पीड पे रखा ताकि अगर मैं तेज भगाऊंगा तो भी वो कंजम्पशन ज्यादा करेगी, ठीक है, और बहुत मिनिमम पे लेके जाओगे तो भी कई बार कंजम्पशन बढ़ जाती है। इसलिए मैंने इमरजेंसी परचेज की है, उसी को बोलते हैं डेंजर लेवल। आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी होगी कि डेंजर लेवल का मतलब क्या होता है। फॉर्मूला नोट कर लीजिए। डेंजर लेवल इज एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेज। इमरजेंसी परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है, उसके हिसाब से डेंजर लेवल सेट करोगे। और एवरेज कंजम्पशन की जगह आप मिनिमम कंजम्पशन भी ले सकते हो, ये देखिए लिखा हुआ है, ये आप नोट कर लीजिए फॉर्मूला जल्दी से। क्या नोट हो गया जी, जल्दी बताइए ये। क्या आपने नोट कर लिया, जल्दी बताइए। हाँ जी, डेंजर लेवल नोट हो गया। हाँ जी, चलिए अब लास्ट लिखिए बफर स्टॉक। बफर स्टॉक होता है जो हम लोगों ने कंटीजेंसीज को मीट करने के लिए रखा हुआ होता है। दिस इज नॉट सेफ्टी स्टॉक। ये कंटीजेंसीज मतलब थोड़ा बहुत स्टॉक इधर उधर साइड में रख लेते हैं कि भाई अगर बिल्कुल ही मुसीबत आ गई तो हमारी फैक्ट्री बंद ना हो, उसके लिए जो स्टॉक रखा हुआ होता है वो कंटीजेंसी स्टॉक होता है। जैसे हम लोग अपने पर्सों में 500 का नोट घुमा घुमा के कहीं अंदर रखा हुआ होता है पॉकेट में, और हम कई बार खुद भूल जाते हैं कि हमारे पास वो 500 रुपया पड़ा हुआ है इमरजेंसी के लिए, कि भाई सारी प्रॉब्लम मुसीबत जब आ जाएंगी उसके लिए वो हम लोग बफर स्टॉक रखते हैं। बफर स्टॉक कैलकुलेट करने का कोई तरीका नहीं होता है, जस्ट एक कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि बफर स्टॉक क्या होता है। सम क्वांटिटीज ऑफ स्टॉक में बी केप्ट फॉर कंटीजेंसीज टू बी यूज्ड इन केस ऑफ सडन ऑर्डर, सच स्टॉक इज नोन एज बफर स्टॉक। उस केस में बफर स्टॉक ये डेंजर के बाद का लेवल है, मतलब अगर हम कुछ और नहीं बना, सेफ्टी स्टॉक भी खत्म हो गया तो बफर स्टॉक का हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये इमरजेंसी में रखा हुआ थोड़ा बहुत स्टॉक होता है जो कुछ दिनों के लिए हमारे काम को चला देगा, ठीक है जी। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक लेवल्स। हम लोगों ने 5 स्टॉक लेवल्स, 6 स्टॉक लेवल्स कर लिए हैं। कौन कौन से 6 स्टॉक लेवल कर लिए हैं? मैंने आपको रीऑर्डर लेवल बता दिया है, मैंने आपको मैक्सिमम लेवल बता दिया है, मैंने आपको मिनिमम लेवल भी बता दिया है, और मैंने आपको एवरेज लेवल भी बता दिया है, और फिर मैंने आपको डेंजर लेवल भी बता दिया, और मैंने बफर स्टॉक लेवल भी बता दिया है। इसी के साथ हमारे स्टॉक लेवल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आइए अब हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्टॉक लेवल के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, ठीक है जी। जो मैं आपको होमवर्क देने जा रहा हूं, स्टॉक लेवल से क्वेश्चंस। कुछ पूछना चाहते हो इन लेवल्स के बारे में तो जल्दी से पूछ लीजिए। एनीथिंग यू वांट टू आस्क अबाउट द स्टॉक लेवल्स, बताइए। स्टॉक लेवल के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो? कौन कौन से 6 स्टॉक लेवल हम लोगों ने पढ़े हैं, फॉर्मूला के लॉजिक और उनके मीनिंग समझ में आ गए आपको? बिजनेस ये 6 के 6 स्टॉक लेवल सेट करता है ताकि स्टॉक आउट कभी ना हो और वो ज्यादा, जरूरत से ज्यादा और महंगी रॉ मटेरियल उन्हें खरीदना ना पड़े, इसलिए स्टॉक लेवल सेट करता है। ये बेसिकली मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करने का तरीका है। क्या आप कुछ पूछना चाहते हो? जल्दी बताइए प्लीज, एक तो आंसर नहीं करते जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है।
टू बी होमवर्क है, इसमें ना अगर, हाँ ये भी आपका होमवर्क है। तो 3 क्वेश्चंस हैं स्टॉक लेवल के जो आपने नेक्स्ट लेक्चर से पहले करके लाने हैं। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आप करके लाओगे और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है तो 3-4 स्टॉक लेवल जरूर पूछ लेते हैं, मैक्सिमम पूछ लेते हैं, मिनिमम पूछ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एवरेज पूछ लेते हैं। डेंजर लेवल और बफर स्टॉक लेवल क्वेश्चनों में पूछा नहीं जाता, बहुत रेयर है कि जब डेंजर लेवल और बफर स्टॉक लेवल पूछा जाएगा। मेन तो मैक्सिमम पूछ लेते हैं, रीऑर्डर लेवल पूछ लेते हैं, मिनिमम पूछ लेते हैं, ठीक है, और एवरेज लेवल, ये 4 स्टॉक लेवल्स हैं जो आपसे ज्यादा क्वेश्चनों में पूछा जाएगा। तो आप ये तीनों क्वेश्चन होमवर्क है, आप नेक्स्ट लेक्चर से पहले जरूर करके लाइए, नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू।